वेलकम फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस अड्डा 91 में। फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़ें और आंसर दें। बाइल इज सिंथेसाइज्ड इन, पित्त किस में संश्लेषित होता है? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। पित्त किस में संश्लेषित होता है? गॉल ब्लैडर में, लीवर में, स्टमक या फिर पैनक्रियाज में? क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर दें। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, लीवर में। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट होगा है लीवर में। एक्सप्लेन को देख लें। पित्त का निर्माण यकृत अर्थात लीवर में होता है और यह पित्ताशय अर्थात गॉल ब्लैडर में संग्रहित होता है, इकट्ठा होता है। यह वसा के पाचन में भी सहायता करता है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 2 को, द लाइफ स्टाइल दैट हैज़ अ ग्रेटर रिस्क ऑफ डेवलपिंग कोरोनरी हार्ट डिसीज इज, जीवन शैली जिसमें हृदय धमनी रोग विकसित होने का अधिक जोखिम हो वह कौन सा है? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर दें। जीवन शैली जिसमें हृदय धमनी रोग विकसित होने का खतरा जोखिम अधिक हो वह कौन सी है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका राइट होगा, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, आसीन जीवन शैली। एक्सप्लेन को देख लें। बैठे रहने की जीवन शैली सेडेंटरी लाइफ स्टाइल में शारीरिक गतिविधि की कमी हो जाती है। ठीक है, जिससे मोटापा, उच्च रक्तचाप और हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 3 को, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इम्पॉर्टेंट इन दी प्रोसेस ऑफ, वातावरणीय दाब किस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होता है? पढ़ें फ्रेंड्स क्वेश्चन को और आंसर दें। देखिए बहुत ही सिंपल प्रश्न है, सभी रिपीटेड हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इम्पोर्टेंट इन दी प्रोसेस ऑफ, तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन डी आपका राइट होगा, ब्रीथिंग। ठीक है, श्वसन के लिए ये फ्रेंड्स एटमॉस्फेरिक जो दबाव है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। एक्सप्लेन को देख लें कि श्वसन प्रक्रिया में वायुमंडलीय दाब महत्वपूर्ण होता है क्योंकि फेफड़े हवा को दाब के अंदर दाब के अंतर से अंदर खींचते हैं। क्या होता है? हवा को दाब के अंतर से अंदर खींचते हैं और बाहर निकालते हैं। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 4 को, द एक्शन ऑफ मेडियाटिक आई ड्रॉप इज, मेडियाटिक आई ड्रॉप का क्या अर्थ होता है या क्या कार्य होता है? बताएं फ्रेंड्स। क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर दें। ये फ्रेंड्स रिपीटेड प्रश्न है, कई बार आए हुए हैं। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। मेडियाटिक आई ड्रॉप का मतलब होता है टू डायलेट दी पीपल, आँख की पुतली को फैलाना। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट होगा। एक्सप्लेन को देख लें कि मेडियाटिक ड्रॉप आँख की पुतली को फैलाने के लिए उपयोग होती है जिससे रेटिना की जांच में आसानी हो। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 5 को, नॉर्मली ए चाइल्ड क्लिम्स स्टेयर्स एट, आमतौर पर बच्चा सीढ़ियाँ चढ़ना कब शुरू करता है? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। आमतौर पर जो बच्चा है वो सीढ़ियों में चढ़ना कब शुरू कर देता है? 12 महीने, 24 महीने, 36 या 48? कब शुरू करता है फ्रेंड्स बच्चा सीढ़ियों को चढ़ना कब शुरू कर देता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे बी नंबर आपका राइट हो गए, 24 महीने में बच्चा सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर देता है। एक्सप्लेन को देख लें कि एक बच्चा सामान्य रूप से 2 वर्ष अर्थात 24 महीने की उम्र में बिना सहायता के सीढ़ियाँ चढ़ने लगता है, यह उसके मोटर विकास का संकेत होता है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 6 को, द एवरेज नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट पर मिनट इन अ न्यू बॉर्न एज, एक नवजात शिशु में प्रति मिनट सामान्य श्वसन दर क्या होती है? कोई नवजात शिशु है जिसकी पर मिनट सामान्य श्वसन दर पूछी गई है, क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड्स? तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, 40 फ्रेंड्स श्वास प्रति मिनट, 40 श्वास प्रति मिनट। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। एक्सप्लेन को देख लें कि नवजात शिशु में सामान्य श्वसन दर 30 से 60 बार प्रति मिनट होती है या औसतन 40 बार प्रति मिनट मानी जाती है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 8 को, फॉर क्लाइंट विद एल्कोहलिज्म द प्राइमरी रिहेबिलिटेटर इज, शराब की लत वाले रोगियों के लिए प्रमुख पुनर्वासकर्ता कौन है? बताएं फ्रेंड्स कौन होता है? फॉर क्लाइंट्स
विद एल्कोहलिज्म द प्राइमरी रिहेबिलिटेटर इज, शराब की लत वाले रोगियों के लिए प्रमुख पुनर्वासकर्ता कौन होता है? क्लाइंट, वुमेन हेल्थ वर्कर, फिजिशियन या फिर एंटायर हेल्थ टीम? बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन ए आपका राइट होगा, क्लाइंट। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट है, क्लाइंट। एक्सप्लेन को देख लें। पुनर्वास प्रक्रिया में रोगी की सक्रिय भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। स्वयं की इच्छा और सहयोग के बिना सुधार संभव नहीं होता है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 9 को, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन टू डिटेक्ट सीजर्स? निम्नलिखित में से कौन सी जांच मिर्गी या दौरे की पहचान के लिए विशेष रूप से की जाती है? क्वेश्चन को पढ़ेंगे आप लोग और आंसर दें। बहुत ही सिंपल प्रश्न है और सभी रिपीटेड प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी जांच मिर्गी या दौरे की पहचान के लिए विशेष रूप से होती है, की जाती है? सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन, ईसीजी, डबल ईजी या फिर एक्सरे? तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन सी आपका राइट होगा, डबल ईजी। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। ऑप्शन सी आपका राइट होगा। डबल ईजी का मतलब होता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, मस्तिष्क की विद्युत गतिविधियों को रिकॉर्ड करता है जिससे मिर्गी की पहचान की जाती है। फ्रेंड्स, कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे संपर्क कर सकता है, 79 85 47 30 42। ठीक है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे ऑनलाइन क्लास लेने के लिए। और यदि फ्रेंड्स आप पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो भी आप हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। 199 में हम आपको 450 प्लस पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, जो कि फ्रेंड्स हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगी और विद एक्सप्लेनेशन के साथ में होंगी। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 10 को, द बेस्ट मेथड ऑफ स्टेरिलाइजिंग कैथेटर इज, मूत्र नलिका को विसंक्रमित करने का सबसे सर्वश्रेष्ठ उपाय है। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। द बेस्ट मेथड ऑफ स्टेरिलाइजिंग कैथेटर इज, मूत्र नलिका को विसंक्रमित करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय कौन सा होता है? फ्यूमिगेशन, हॉट एयर स्टेरिलाइजेशन या फिर फ्रेंड्स बाय अल्ट्रावायलेट रेज या बॉइलिंग? तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा, बॉइलिंग। ठीक है, उबाल कर। एक्सप्लेन को देख लें। कैथेटर जैसे रबर उपकरणों को विसंक्रमित करने के लिए उबालना सबसे सरल और सस्ता प्रभावी तरीका है। इसे 10 से 20 मिनट तक उबालने से अधिकतर रोगाणु नष्ट हो जाते हैं। अन्य विकल्प जैसे कि फ्यूमिगेशन या हॉट एयर केवल कठोर वस्तुओं के लिए उपयुक्त होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 11 को और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। द इलनेस काज्ड बाय मॉस्किटो बाइट आर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, मच्छर के काटने से होने वाली निम्नलिखित सभी बीमारी हैं सिवाय एक को छोड़कर। बताएं फ्रेंड्स, सभी मच्छर के काटने से बीमारी होती हैं, बाकी एक को छोड़कर सभी को मालूम होगा। लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, मलेरिया, डेंगू, ये फ्रेंड्स किसके काटने से होती है? मच्छरों के काटने से होती है। जो सार्स है ये मच्छर के काटने से नहीं होता है। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम इसका पूरा नाम होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन को देख लें कि सार्स सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम एक वायरल संक्रमण है। ठीक है, ये वायरस से होता है जो कि श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, आपके श्वास मार्ग को प्रभावित करता है। रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है और यह फ्रेंड्स वायुजनित संक्रमण है, ना कि मच्छर के काटने से होता है। बाकी सभी बीमारियां मच्छरों से फैलती हैं। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 12 को, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 को आप लोग पढ़ें और आंसर दें। ऑल ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शन आर कॉज्ड बाय आरएनए वायरस एक्सेप्ट, निम्नलिखित सभी संक्रमण आरएनए वायरस से होते हैं सिवाय। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित सभी संक्रमण आरएनए वायरस से होते हैं सिवाय की। अब आप लोग आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित सभी संक्रमण आरएनए वायरस से होते हैं सिवाय पॉलीमाइलाइटिस, मम्प्स, रूबेला, स्मॉल पॉक्स। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन डी आपका राइट होगा, स्मॉल पॉक्स। ठीक है, ऑप्शन डी राइट है यहाँ पे। स्मॉल पॉक्स वायरियोला वायरस, ठीक है, एक डीएनए वायरस से होता है, जबकि पोलियो, मम्प्स और रूबेला सभी आरएनए वायरस से होते हैं। ठीक है, जो स्मॉल पॉक्स है, चेचक वाला जो फ्रेंड्स ये वायरस होता है, ये डीएनए वायरस से होता है। ठीक है, बाकी सभी आरएनए से होते हैं। मम्प्स, रूबेला, ठीक है, पोलियो, ये सभी आरएनए वायरसेस से होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर आप लोग पढ़ें और आंसर दें। 13 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें फिर आंसर दें।
द वैक्सीन पेंटेटेबल, ठीक है, प्रिवेंटेबल, सॉरी यहाँ पे प्रिवेंटेबल है, ठीक है। द वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीजेस दैट आर कॉज्ड बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन आर ऑल एक्सेप्ट। छोटी बूंद संक्रमण के कारण होने वाले रोग जो टीके से रोकने योग्य हैं वे सभी हैं सिवाय एक को छोड़कर। द वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीजेज दैट आर काज्ड बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन आर ऑल एक्सेप्ट। छोटी बूंद संक्रमण के कारण होने वाले रोग जो टीके से रोकने योग्य हैं, जो टीके से रोके जा सकते हैं, एक को छोड़कर। हुपिंग कफ, डिप्थीरिया, मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस, पोलियो। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हुपिंग कफ, डिप्थीरिया, इनके लिए फ्रेंड्स डीपीटी की वैक्सीन लगाई जाती है, डीपीटी की वैक्सीन लगाई जाती है, ठीक है। तो डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनेस के लिए लगाई जाती है। अब यहाँ पे ये तो हो गए, अब बचे मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस और पोलियो। तो आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि पोलियो का टीका जो है फ्रेंड्स, ये क्या है, इसको छोड़कर फ्रेंड्स सभी टीकों से सही किया जा सकते हैं। मेनिंगोकोकल जो मेनिंजाइटिस होती है, सूजन, इसको भी ठीक किया जा सकता है। अब यहाँ पे आप देख लें कि पोलियो एक फेकल ओरल संक्रमण होता है। कैसा संक्रमण है? फेकल ओरल संक्रमण है, जो दूषित जल और भोजन से फैलता है, ना कि ड्रॉपलेट, ठीक है फ्रेंड्स। ये दूषित जल और भोजन से फैलता है, ना कि ड्रॉपलेट फैलता है छींकने या खांसने से, ठीक है। ड्रॉपलेट का मतलब क्या होता है? छींक या फिर खांस, ठीक है, छींकने या फिर खांसने के माध्यम से जो फैलता है उसे फ्रेंड्स ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कहा जाता है। अन्य सभी बीमारियां ड्रॉपलेट संक्रमण से फैलती हैं। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 14 को, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। इनहेलेशन ऑफ कॉटन फाइबर डस्ट ओवर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम ऑफ रिजल्ट इन। लंबे समय तक कपास फाइबर धूल को श्वास के साथ लेने का परिणाम क्या हो सकता है? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। लंबे समय तक कपास फाइबर धूल को यदि आप सांस के साथ में लेते हैं तो फ्रेंड्स इसका परिणाम क्या होगा? आपने देखा होगा कि जहाँ पर फ्रेंड्स कपास वगैरह की फैक्ट्रियाँ होती हैं, ठीक है, कपास की धुनाई वगैरह की जाती है, वहाँ पे फ्रेंड्स लंबे समय तक जो कपास की कंपनियाँ, जो फ्रेंड्स फैक्ट्रियाँ होती हैं, वहाँ पे काम करने वाले जो वर्कर्स होते हैं उन्हें फ्रेंड्स बाइसिनोसिस हो जाता है। क्या हो जाता है फ्रेंड्स? इसका परिणाम क्या होता है? बाइसिनोसिस। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। ये रोग होता है फ्रेंड्स। बाइसिनोसिस एक पेशागत बीमारी है जो कि कपड़ा मिलों में काम करने वाले जो वर्कर्स होते हैं उनको हो जाती है। जो काटन मिलें होती हैं, ठीक है, उनमें काम करने वाले लोगों को हो जाती है, जो वर्कर्स होते हैं। जब वे कपास के रेशों की धूल को लंबे समय तक श्वास के माध्यम से अंदर लेते हैं, श्वास के साथ में अंदर लेते हैं, तो यह श्वसन तंत्र पर असर डालती है, जिससे बाइसिनोसिस हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ें, क्वेश्चन नंबर 15 को। अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ें और आंसर दें। यहाँ पे खाली स्थान है। इज अ कॉन्जेनिटल नैरोइंग ऑफ द ओपनिंग ऑफ द फोर स्किन सो दैट इट कैन नॉट बी रिट्रैक्टेड। यहाँ पे कहा जा रहा है कि त्वचा के छिद्र का पैदाइशी संकुचन होता है ताकि इसे वापस नहीं खींचा जा सके। अब यहाँ पे फ्रेंड्स बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। अच्छा प्रश्न है, ठीक है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप आंसर दे पाएंगे। फोर स्किन, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाएं। यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स? फिमोसिस होगा, फाइमोसिस। ये फिमोसिस होता क्या है? आप लोगों को मालूम होना चाहिए फिमोसिस होता क्या है। ये फ्रेंड्स जो पेनिस होता है उसमें जो फ्रेंड्स स्किन होती है, अपर स्किन, जो ऊपर स्किन होती है फ्रेंड्स, तो वो फ्रेंड्स क्या होते हैं, उसी को फोर स्किन कहा जाता है। ये जो फोर स्किन है, जो फ्रेंड्स पेनिस में आगे की ओर की जो स्किन होती है उसी को फोर स्किन कहा जाता है, ठीक है। अब फिमोसिस क्या होता है? फिमोसिस यहाँ पे समझ लें कि फिमोसिस एक जन्मजात स्थिति होती है, ठीक है, ये जन्मजात स्थिति होती है, पैदाइशी एक स्थिति होती है, जन्मजात होती है, जिसमें शिश्न की चमड़ी, जो फोर स्किन होती है उसकी चमड़ी फ्रेंड्स, ऊपर की स्किन, ठीक है, अपर जो फ्रेंड्स स्किन होती है,
इतनी सक्रिय होती है कि उसे पीछे नहीं खींचा जा सकता है। ये फ्रेंड्स बच्चों में तो कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि बच्चों में जो माँ होती है वो सफाई वगैरह करती रहती है, उसके पेनिस की, बच्चे के जो पेनिस की सफाई वगैरह करती रहती है फ्रेंड्स, साफ करती रहती है, ठीक है, जिसकी वजह से दिक्कत नहीं होती है। बट फ्रेंड्स यह बच्चों और किशोरों में सामान्य हो सकता है, लेकिन जो बच्चे और किशोर होते हैं उनमें सामान्य तो हो सकता है, लेकिन जो फ्रेंड्स एडल्ट होते हैं, वयस्क होते हैं, उनमें समस्या उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। अब समस्या उत्पन्न इस वजह से हो सकती है कि फ्रेंड्स जो पेनिस है वो पूरी तरह से खुलता नहीं है, ठीक है। जो स्किन फ्रेंड्स है उसमें फ्रेंड्स काफ़ी बीमारियां होने का भी खतरा हो जाता है। इस वजह से आपने देखा होगा कि मुस्लिमों में खतना करवा देते हैं, ठीक है। खतना का कोई धर्म से रिलेशन नहीं है, ठीक है। ये धार्मिक अगर आप एंगल से देखेंगे तो वो गलत है, ठीक है। इसमें धर्म का कोई भी एंगल नहीं है। आजकल बहुत से लोग डॉक्टरों से खतना करवा देते हैं। ज़्यादातर कास्टों में, सभी कास्टों में आजकल खतना होने लगे हैं, ठीक है। अब इसे खतना के तौर पर अगर आप देखेंगे, ठीक है, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। इसलिए फ्रेंड्स बीमारियों से, बहुत सी बीमारियों से बचने के लिए, और जो एडल्ट होते हैं उनमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आगे चलकर, इसलिए डॉक्टरों के पास जाकर लोग खतना करवा देते हैं, ये फोर स्किन जो है उसको हटा देते हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 है। द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इज, तपेदिक के लिए जिम्मेदार जीवाणु कौन है? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इज, तपेदिक के लिए जिम्मेदार जीवाणु कौन सा है, कौन सा बैक्टीरिया है जिसकी वजह से आपको टीबी होता है? टीबी रोग किसकी वजह से हो जाता है, कौन सा बैक्टीरिया है जो परेशान करता है टीबी के लिए? बताएं फ्रेंड्स, टीबी किस बैक्टीरिया के कारण होता है? तो ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा। एक्सप्लेन को आप देख लें। ट्यूबरक्लोसिस टीबी एक संक्रामक बीमारी है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु के कारण होती है। संक्रामक बीमारी मतलब कि कम्युनिकेबल डिसीज है, ठीक है। कम्युनिकेबल डिसीज फ्रेंड्स वे डिसीज होती हैं जो एक मतलब कि व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाएं, ठीक है, उन्हें कम्युनिकेबल डिसीज कहा जाता है, संक्रामक रोग कहा जाता है। अब गैर संक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो फ्रेंड्स एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं, जैसे कि फ्रेंड्स हार्ट की बीमारी हो गई, ठीक है, हृदय की बीमारी है, कैंसर है फ्रेंड्स, ये और ये डायबिटीज है, ये फ्रेंड्स एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं, ये गैर संक्रामक रोग है, मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं। कम्युनिकेबल डिसीजेज जैसे कि टीबी हो गया आपका, ठीक है, ये क्या होता है फ्रेंड्स, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं, खांसने छींकने के माध्यम से ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होते हैं। यह मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है और खांसी, बुखार, वजन घटना इसके लक्षणों की पहचान होती है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ें और आंसर दें। द टेस्ट यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ HIV, HIV की पुष्टि के लिए प्रयोग किया जाने वाला परीक्षण कौन सा है? किस परीक्षण से पता चलता है कि HIV हो गया है? बताएं फ्रेंड्स। HIV एक प्रकार का ये वायरस है, ठीक है, इसकी पुष्टि के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसके एलिसा टेस्ट किया जाता है, एलिसा, और इसका पूरा नाम तो आपको पता होगा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे होता है। एलिसा का पूरा नाम एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे होता है। HIV संक्रमण की पहचान के लिए सबसे सामान्य और संवेदनशील परीक्षण है। यह शरीर में एंटीबॉडी की उपस्थिति का पता लगाता है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 18 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 18 को। नॉर्मल लेवल ऑफ फास्टिंग ब्लड शुगर इन एडल्ट इज, वयस्कों में उपवास के बाद सामान्य रक्त शर्करा का स्तर क्या होता है? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। नॉर्मल लेवल ऑफ फास्टिंग ब्लड शुगर इन एडल्ट इज, वयस्कों में उपवास के बाद सामान्य रक्त जो शर्करा होती है फ्रेंड्स उसका स्तर कितना होता है? बताएं कितना होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। राइट आंसर कौन सा होगा? 70 से 100 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। देखिए फ्रेंड्स, जो फास्टिंग ब्लड शुगर का जो स्तर होता है, खाना खाने से पहले जब आप ब्लड शुगर लेवल देखते हैं फ्रेंड्स, तो ये 70 से कितना होता है, 70 से 100 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। ये फ्रेंड्स नॉर्मल होता है, ठीक है, ये फास्टिंग से मतलब पहले का है, ठीक है, नाश्ते से पहले का ये फ्रेंड्स ब्लड शुगर लेवल होता है, ठीक है। और यहाँ पे फ्रेंड्स बात की जा रही थी वयस्कों में उपवास के बाद सामान्य रक्त शर्करा स्तर, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या होगा, 70 से 100 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होगा। देख लें, फास्टिंग के बाद रक्त में सामान्य ग्लूकोज का स्तर 70 से 100 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के बीच होना चाहिए।
अब उपवास का मतलब ही आप समझ सकते हैं कि जब आप रात में सो जाते हैं तो 12 घंटे 10 घंटे के बाद, कभी कभी को मतलब 6 7 8 घंटे के बाद जब आप सो कर उठते हैं, ठीक है, मान के चलिए आप शाम को सो गए 8 बजे और सुबह आप जब भी उठें सोकर 5 बजे 6 बजे, ठीक है, तो नाश्ता करने से पहले का जब आप ब्लड ग्लूकोज जो इस तरह आप जिस से चेक कराएंगे, तो फ्रेंड्स अगर 70 से 100 के बीच में अगर है तो फ्रेंड्स क्या होगा, इसे नॉर्मल माना जाएगा, ठीक है, नॉर्मल होता है। और फ्रेंड्स यदि ये 60 से नीचे जा रहा है, अगर ये 60 से नीचे चला गया तो फ्रेंड्स क्या हो सकता है, आप अनकॉन्शियस हो सकते हैं, बेहोश हो सकते हैं, आपको चक्कर आ सकते हैं, ठीक है, कपकपी लग सकती है। तो ये लक्षण होते हैं अगर ब्लड ग्लूकोज स्तर कम है। अगर ज़्यादा होगा तो भी आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, इससे अधिक होने पर मधुमेह या डायबिटीज़ की आशंका होने लगती है। अगर ये फ्रेंड्स 120 से 130 के बीच में पहुँच रही है तो मतलब है कि आप डायबिटिक हैं, आपको डायबिटीज़ है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 है। क्वाशियोरकर इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। क्वाशियोरकर रोग किसकी कमी से होता है? बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वाशियोरकर रोग किसकी कमी के कारण होता है? और सभी को पता होगा कि जो क्वाशियोरकर रोग है ये प्रोटीन की कमी के कारण होता है, ठीक है। पेम क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, पेम पेम के बारे में पढ़ा है ना, प्रोटीन एनर्जी मलन्यूट्रिशन, ठीक है। प्रोटीन एनर्जी मलन्यूट्रिशन की वजह से क्या हो जाता है, आपको फ्रेंड्स क्वाशियोरकर हो जाता है जब प्रोटीन की कमी होती है आपके शरीर में, ठीक है। एक्सप्लेन को देख लें फ्रेंड्स। क्वाशियोरकर एक प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है जो छोटे बच्चों में देखा जाता है। इसके लक्षणों में सूजन, मोटा पेट और बालों का झड़ना शामिल होता है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 10 को, एन एग्जाम्पल ऑफ लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन इज, जीवित दुर्बल टीके का एक उदाहरण है। तो सभी को पता है कि बीसीजी लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है। यहाँ पे एक्सप्लेन को देख लें कि बीसीजी की टीका एक जीवित किंतु दुर्बल बैसिलस होता है जो कि टीबी के विरुद्ध प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है या जन्म के बाद तुरंत दिया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 21 को। दी एंटीडोट फॉर आर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग इज। आर्गेनोफॉस्फोरस विषाक्तता का प्रतिविष क्या है? बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन को पढ़ें अच्छे से और आंसर दें, सभी रिपीटेड प्रश्न है, ठीक है। दी एंटीडोट फॉर आर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग इज। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका राइट होगा, एट्रोपिन, ठीक है, ऑप्शन बी राइट है, एट्रोपिन। एक्सप्लेन को देख लें कि आर्गेनोफॉस्फेट जहर के कारण मस्कार्निक, ठीक है, मस्कार्निक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। एट्रोपिन इन प्रभावों को रोकता है, इसलिए यह प्रमुख प्रतिविष होता है। चलिए फ्रेंड्स, 22 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। पढ़ें और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर? विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। रक्त के थक्के बनने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? सभी को पता होगा क्योंकि बहुत ही सिंपल प्रश्न है। ब्लड की क्लॉटिंग कैसे होती है, रक्त का थक्का कब जमता है, किस विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है? अगर विटामिन के की कमी आपके बॉडी में पाई जाती है तो रक्त का थक्का नहीं बनता है, ठीक है। विटामिन के का पूरा नाम नेथोक्विनोन है। फ्रेंड्स, हम इस वजह से इसके रासायनिक नाम बताते रहते हैं क्योंकि आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, आपको रट जाएं। इस वजह से हम हमेशा आपको सभी के रासायनिक नाम जरूर बताते हैं ताकि आप लोगों को रट जाएं। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कॉर्बिक एसिड होता है, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल और विटामिन के नेथोक्विनोन, ठीक है। इन सभी के कारण तो आपको पता ही होंगे, विटामिन के की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, एक्सप्लेन को देख लें कि विटामिन के शरीर में रक्त के थक्के बनने में सहायक प्रोटीनों के संश्लेषण के लिए ज़रूरी होता है। इसकी कमी से अत्यधिक रक्तस्राव भी हो सकता है, ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 23 है, 23 नंबर प्रश्न है, आप लोग पढ़ें और आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन को आप लोग पढ़ें। ऑल आर सेक्चुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन एक्सेप्ट। निम्नलिखित सभी यौन संचारित संक्रमण है सिवाय एक को छोड़कर। देखिए फ्रेंड्स, ये सिफिलिस हो गया, गोनोरिया हो गया और क्लाइमेडिया हो गया। बाकी ये जो टिटनस है ये फ्रेंड्स सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिसीज नहीं है, ठीक है। एक्सप्लेन को आप देख लें कि टिटनस एक बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम टिटेनिक द्वारा होता है और यह फ्रेंड्स घावों के माध्यम से फैलता है, ना कि यौन संपर्क से। बाकी सभी यौन संचारित रोग हैं। चलिए फ्रेंड्स, कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, 79 85 47 30 42, ठीक है। आप इस नंबर पे संपर्क करेंगे
यदि फ्रेंड्स आप PDF परचेज करना चाहते हैं तो भी आप हमारे इसी नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, हमारी जो PDF है वो फ्रेंड्स आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएंगी, जो कि फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। 450 प्लस PDF हम आपको प्रोवाइड करेंगे, 450, जिसमें फ्रेंड्स हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगे और विद एक्सप्लेनेशन के साथ में होंगी सभी PDF। 199 रुपये में आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। और यदि आप क्लास लेना चाहते हैं तो भी आप हमारे इसी नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, 24 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर बॉर्न डिसीज। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वाहक जनित रोग है? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। वाहक जनित रोग कौन सा है भाई? आंसर दें आप लोग। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, मलेरिया। ये वाहक जनित रोग होता है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, ये मच्छरों के काटने से फैलता है। ठीक है, इस वजह से ही वाहक जनित रोग होता है। मलेरिया मच्छरों के द्वारा फैलने वाला रोग है जो प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। मच्छर एक वाहक होता है, वेक्टर होता है, इसके रूप में कार्य करता है। ठीक है, वेक्टर के रूप में कार्य करता है, एक वाहक के रूप में कार्य करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तो 525 लिख गया है। ठीक है, जो कि टाइपिंग मिस्टेक है, परेशान ना हो आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़े। द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट इन एडल्ट्रीज। वयस्कों में सामान्य श्वसन दर कितनी होती है? तो सभी को पता है कि जो वयस्क होते हैं उनमें सामान्य श्वसन दर 16 से 20 बार प्रति मिनट होती है। ठीक है, कहीं कहीं 12 से 16 बार लिखा होता है, तो कहीं कहीं 12 से 18 बार भी लिखा होता है। ठीक है, तो कन्फ्यूज ना हो, 16 से 20 ब्रीथ पर मिनट होती है। एक्सप्लेन को देख ले कि एक स्वस्थ वयस्क की सामान्य श्वसन दर 16 से 20 श्वास प्रति मिनट होती है। इससे अधिक या कम श्वसन दर समस्या का संकेत हो सकती है। चलिए फ्रेंड्स, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा 26 नंबर। आप इसे पढ़ लें फिर आंसर दें कि विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस अकर्स इन डायरिया। दस्त में कौन सी इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन होती है? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। दस्त में कौन सी इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन होती है? जब दस्त हो जाता है तो क्या दिक्कत आती है? हाइपरकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया, हाइपरनेट्रेमिया, हाइपरकैल्सीमिया। क्या दिक्कत आती है जब फ्रेंड्स इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाते हैं? जब दस्त आता है, डायरिया वगैरह हो जाता है तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस तो हो ही जाते हैं। तो बताएं फ्रेंड्स किसके कारण ऐसा होता है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स बी नंबर आपका राइट होगा, हाइपोकैलेमिया। क्या होता है? हाइपोकैलेमिया। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि पोटेशियम की कमी हो जाती है। दस्त में शरीर में से पोटेशियम अधिक मात्रा में बाहर निकल जाता है, जिससे फ्रेंड्स हाइपोकैलेमिया हो सकता है। मतलब कि हाइपो का मतलब होता है कम होना। ठीक है, पोटेशियम की मात्रा कम हो जाती है जिससे हाइपोकैलेमिया हो जाता है फ्रेंड्स। इसके लक्षणों में मांसपेशी कमजोरी, जो मांसपेशियाँ वो कमज़ोर हो जाती हैं और हृदय संबंधी समस्याएँ भी हो सकती हैं। डायरिया वगैरह में जब डायरिया आता है तो फ्रेंड्स इसमें पोटेशियम की कमी हो जाती है, आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने की वजह से पोटेशियम की कमी होती है, जिसे हाइपोकैलेमिया कहा जाता है। ठीक है, और अगर ये ज़्यादा हो जाता है, पोटेशियम अगर शरीर में आपके ज़्यादा हो जाएगा तो इसे फ्रेंड्स हाइपरकैलेमिया कहा जाएगा। ठीक है, अभी हाइपो है, अगर ज़्यादा हो जाएगा तो इसे हाइपर कहा जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग फ्रेंड्स कोई भी कैंडिडेट, जो भी फ्रेंड्स इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं, अगर क्लास लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 79 85 47 30 42। ठीक है, इस नंबर पे संपर्क करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।